India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे बहुचर्चित मामलों की जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 2022 के सिविल जज भर्ती प्रक्रिया को बिना 3 साल की प्रैक्टिस या 70% LLB अंकों की शर्तों के आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया बिना संशोधित नियमों के लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 जून 2024 को दिए अपने आदेश में उन उम्मीदवारों को बाहर करने का निर्देश दिया था जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे लेकिन संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार अयोग्य पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया और भर्ती प्रक्रिया को पुराने नियमों के अनुसार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। संशोधित भर्ती नियमों में कहा गया था कि सिविल जज पद के लिए उम्मीदवारों को या तो 3 साल की लगातार वकालत का अनुभव होना चाहिए या उत्कृष्ट कानून स्नातक होना चाहिए जिन्होंने सभी परीक्षाएं पहले प्रयास में पास की हों और जिन्होंने न्यूनतम 70% अंक प्राप्त किए हों। हाईकोर्ट ने इन संशोधित नियमों को वैध ठहराया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी और संशोधित नियम लागू नहीं होंगे। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे लेकिन संशोधित नियमों के अनुसार अयोग्य पाए गए थे। अब भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी और योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेता के ड्राइवर की हत्या के मामले में जांच सीबीआई या एसआईटी को हस्तांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। ये मामला सलमान खान की हत्या से संबंधित है जो कथित तौर पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के इशारे पर एक कार से कुचलकर मारा गया था। सलमान खान की विधवा ने ये याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्थानीय पुलिस जांच पक्षपातपूर्ण और अधूरी है और आरोपी व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। इसी के साथ मामले के अनुसार सलमान खान कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर थे जो भाजपा उम्मीदवार अरविंद पाटेरिया के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। घटना के दिन पाटेरिया और उनके समर्थकों द्वारा ग्रामीणों को पैसे बांटने की सूचना मिली थी और सलमान खान और अन्य लोग इस गतिविधि को रोकने के लिए जा रहे थे। जब सलमान खान सड़क साफ करने के लिए उतरे तो आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें कार से कुचल दिया। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति शिवम भी घायल हो गया। घटना के बाद पाटेरिया ने चुनाव जीता और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। विभिन्न अधिकारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने अपनी जान और माल की सुरक्षा की भी मांग की है, आरोप लगाते हुए कि उनके परिवार को मामले को निपटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के उपहार सिनेमा आग त्रासदी के पीड़ितों के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि वे उन ट्रॉमा सेंटरों का निरीक्षण करना चाहते हैं जो अंसल भाइयों द्वारा भुगतान की गई जुर्माना राशि का उपयोग करके बनाए गए थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह पता लगाएं कि क्या वे ठीक से काम कर रहे हैं और उन्हें संकट से निपटने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं। अदालत ने यह टिप्पणी अंसल भाइयों द्वारा भुगतान की गई 60 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि के उपयोग के बारे में सुनवाई के दौरान की। वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने तर्क दिया कि अंसल भाइयों ने कोर्ट द्वारा दिखाई गई नरमी का फायदा उठाया लेकिन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। मेहता ने कहा
दोषियों की सजा कम कर दी गई है और उन्हें ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए कहा गया है। 60 करोड़ रुपए एक ब्लैक होल में चले गए। एक बार जब ये बजट में चला जाता है तो ये पता लगाना असंभव है कि पैसा कहां खर्च किया गया है। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से पूछा कि क्या पूरी जुर्माना राशि प्राप्त हुई है और उपयोग की गई है। तो दवे ने कहा कि राशि का उपयोग 3 बड़े अस्पताल परियोजनाओं में किया गया जिनमें ट्रॉमा सेंटर है। जस्टिस कांत ने कहा 60 करोड़ रुपए ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए बहुत कम है। सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, हमें और क्या उम्मीद करनी चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वे मामले को प्रतिकूल मुकदमेबाजी में नहीं बदलना चाहते हैं। अदालत ने मेहता से कहा कि वे किसी को ट्रॉमा सेंटर का दौरा करने के लिए नियुक्त करें और पता लगाएं कि क्या वे ठीक से काम कर रहे हैं, क्या उनके पास 24/7 आपातकालीन स्टाफ है और क्या उनके पास संकट से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं। उपहार सिनेमा आग त्रासदी 13 जून 1997 को हुई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। आग सिनेमा के पार्किंग स्थल में शुरू हुई और फिर पूरे भवन में फैल गई। लापरवाही का आरोप अंसल बंधुओं पर लगाया गया था, जिन्होंने सिनेमा का संचालन किया था। हिमाचल प्रदेश में बेलगाम विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पारिस्थितिकी की असंतुलन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जारी किए गए आदेश में सवालों की एक लिस्ट जारी की है, जिसका जवाब राज्य सरकार को देना है। वहीं सवालों को लेकर विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब हिमाचल प्रदेश सरकार को 28 सितंबर तक देना है, जो पारिस्थितिकी असंतुलन, प्राकृतिक आपदाओं, उनके कारणों और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये सवाल एमिक्स क्यूरी के 65 पेज की रिपोर्ट के आधार पर पूछा है। हालांकि हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने पहले के जवाब में कहा था कि राज्य में आई इस तबाही की वजह जलवायु परिवर्तन है, जो कि एक वैश्विक सच है। राज्य सरकार ने कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव और ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें फिल्म टिकटों की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय की गई थी। जस्टिस रवि वी होस्मानी ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिल्म निर्माताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक सिनेमाघरों नियम 2025 को चुनौती दी है, जिसमें सभी सिनेमाघरों के लिए फिल्म टिकटों की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नियम मनमाना है और मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की लागत और निवेश में अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि यह नियम ओटीटी प्लेटफॉर्म और उपग्रह टीवी जैसे अन्य मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित नहीं करता है, जबकि सिनेमाघरों पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें अलावा नियम में 75 सीटों या उससे कम वाली प्रीमियम सुविधाओं वाले मल्टी स्क्रीन सिनेमाघरों को छूट दी गई है, लेकिन यह परिभाषित नहीं किया गया है कि प्रीमियम सुविधाएं क्या हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि उसका निर्णय सार्वजनिक हित में है और उसे फिल्म टिकटों की कीमतों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह नियम व्यवसाय पर अनुचित प्रतिबंध है और फिल्म निर्माताओं और थिएटर मालिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अदानी समूह के खिलाफ रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाले आदेश के खिलाफ पत्रकार पारनजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म
न्यूज़ल लॉन्ड्री की अपील पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस मामले में जिला न्यायाधीश सुनील चौधरी सुनवाई करेंगे, न कि न्यायाधीश आशीष अग्रवाल, जिन्होंने पहले आंशिक रूप से आदेश को रद्द कर दिया था। मामले की पृष्ठभूमि यह है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और उनके शेयर धारकों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। सिविल कोर्ट ने अडानी के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें पत्रकारों को अडानी समूह के बारे में अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सुनील चौधरी ने पहले कहा था कि ये मामला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल द्वारा सुना जाना चाहिए, जिन्होंने पहले इसी तरह के एक मामले में आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। हालांकि अडानी के वकील विजय अग्रवाल ने इस स्थानांतरण का विरोध किया। इसके बाद न्यूज़ल लॉन्ड्री और ठाकुरता के वकीलों ने कहा कि उन्हें न्यायाधीश चौधरी द्वारा मामले की सुनवाई करने में कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने अब इस मामले को न्यायाधीश चौधरी के पास भेज दिया है और 24 सितंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी शिकायत में कहा था कि कुछ पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ ये है कि न्यायाधीश आशीष अग्रवाल ने इसी तरह के एक मामले में 4 अन्य पत्रकारों रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, आयुष कांत दास और आयुष जोशी की अपील को स्वीकार कर लिया था और उनके खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था। हालांकि ठाकुरता और न्यूज़ल लॉन्ड्री के मामले में न्यायाधीश चौधरी सुनवाई करेंगे। अडानी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग आहलूवालिया ने तर्क दिया था कि इन पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने अडानी समूह के खिलाफ लगातार अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। ठाकुरता के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया था कि अडानी समूह को ये साबित करना होगा कि कौन सी सामग्री अपमानजनक है और अदालत को ये तय करना होगा कि क्या ये सामग्री वास्तव में अपमानजनक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को अपने विज्ञापन में आम च्यवनप्राश के लिए क्यों समझौता करें वाक्यांश का उपयोग करने की अनुमति दे दी है, लेकिन 40 जड़ी बूटियों के साथ का उपयोग करने से रोक दिया है। अदालत ने माना है कि पतंजलि का वाक्यांश आम च्यवनप्राश का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन 40 जड़ी बूटियों के साथ का उपयोग करने से डाबर के उत्पाद को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि तुलनात्मक विज्ञापन में आम शब्द का उपयोग अपमानजनक नहीं है और यह कि उपभोक्ता डाबर के उत्पाद को केवल पतंजलि के विज्ञापन के कारण नहीं छोड़ेंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि पतंजलि को अपने विज्ञापन में आम च्यवनप्राश शब्द का उपयोग करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें डाबर के उत्पाद के साथ सीधे तुलना करने से बचना होगा। इस मामले में डाबर ने पतंजलि पर आरोप लगाया था कि उनके विज्ञापन में आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की गलत तरीके से प्रस्तुति की जा रही है और उनके उत्पाद को आम और पारंपरिकता से रहित बताया जा रहा है। अदालत ने पहले पतंजलि को अपने विज्ञापन में कुछ बदलाव करने का निर्देश दिया था, जिसे पतंजलि ने चुनौती दी थी। अब अदालत के आदेश के बाद पतंजलि आम च्यवनप्राश शब्द का उपयोग कर सकती है, लेकिन उन्हें डाबर के उत्पाद के साथ सीधे तुलना करने से बचना होगा। अदालत ने अन्य मुद्दों को ट्रायल कोर्ट के निर्णय के लिए छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज ECIR को रद्द करने की मांग की थी। आरोप है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से 5.71 करोड़ रुपए के उपहार प्राप्त किए, जो कि 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली से प्राप्त धन था। जैकलीन फर्नांडिस ने तर्क दिया कि यह अपराध की उत्पत्ति में शामिल नहीं था और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था। प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया कि जैकलीन फर्नांडिस ने जानबूझकर अपराध से प्राप्त धन का उपयोग किया और उपहार स्वीकार किए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए मुकदमा चलाना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैकलीन फर्नांडिस के ज्ञान और अपराध में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए मुकदमे की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज कर दी और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए मुकदमे की आवश्यकता है और जैकलीन फर्नांडिस के ज्ञान और अपराध में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए मुकदमे की आवश्यकता है। ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर मेधा अरोड़ा। Yes.
The case started in August 2021 when Aditi Singh reported extortion of 200 crores by impersonators, leading to the arrest of Sukesh Chandrasekhar. He allegedly gifted luxury items worth 5.71 crores using the extortion money to Jacqueline Fernandez, now accused of receiving proceeds of crime. The Enforcement Directorate (ED) linked extensive luxury goods and financial transactions to money laundering under PMLA and other criminal statutes. The petitioner seeks quashing of the ESIR registered under sections 3 and 4 of the PMLA, arguing she is not an accused in the predicate offences based on rupees 200 crore extortion by Sukesh. She claimed that she was defrauded by Sukesh Chandrasekhar, unaware of his criminal background, misled by Pinky Irani, who portrayed him as a billionaire. She played no role in the extortion and cooperated with the investigation. Her counsel argues ED unfairly signaled her out while treating other similarly placed celebrities as witnesses despite her voluntary disclosures and lack of prior knowledge. ED's counsel, Mr. Zohaib Hussain, argued that the petitioner knowingly received and used these proceeds of crimes, cash transfers to family from Sukesh Chandrasekhar despite awareness of his criminal background. She accepted gifts, cash transfers to family, and concealed facts until confronted. Evidence includes tampering with her phone, misleading statements, and attempts to obstruct the investigation. ED asserted she continued benefiting from the proceeds of crime even after learning about Sukesh's criminal antecedents via the media and associates. Her inconsistent statements, concealment of financial links, continued possession of tainted assets showed mens rea. ED contended it was not a fit case to quash proceedings under the PMLA. The Supreme Court clarified that the burden on an accused under PMLA is evidentiary and must be discharged by presenting evidence within their personal knowledge. Once three foundational facts are proven, the existence of a scheduled offence, the derivation of property from that offence, and the accused involvement in its handling, a legal presumption of money laundering arises. This presumption can be rebutted during the trial. The ED asserts these facts are established, making quashing premature. The court finds no flaw in ED's stance. In fact, the court cited the case of Pavana Debord case. The Supreme Court held that one can be prosecuted under PMLA even if not named in the predicate offence. The court declined to quash the ESIR against the petitioner, stating that complex issues such as a knowledge of Sukesh's criminality and possible omission to conduct due diligence required trial and witness examination. The petitioner's reliance on statements, past cases, and lack of charge in the predicate offence was held insufficient to establish innocence at this stage. The ED argued that being a witness in the predicate offence does not bar prosecution under PMLA. The court emphasized that the PMLA and predicate offences are distinct and similarity with MCOC provisions does not justify quashing. The statutory protections exist and all matters must be tested at trial. The court declined to quash the ESIR and supplementary complaint against the petitioner, citing her questionable conduct. Despite being alerted via 2020 article about Sukesh Chandrasekhar's criminal background, the petitioner continued accepting gifts from him, claiming she was misled by Pinky Irani. Her statements showed contradictions and evolving disclosures, including denial and later admission of financial transactions and valuable gift transferred to family. She also deleted phone data after Sukesh's arrest. ED highlighted these actions as indicative of her awareness and continued enjoyment of the proceeds of crime. The court ruled that subjective defences such as being deceived or unaware require trial-level scrutiny and not premature dismissal. It emphasized that knowledge under PMLA can include willful ignorance and must be evaluated at trial. Thus, the petition was dismissed. ओके, थैंक यू सो मच मेधा। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि मकोका कानून के प्रावधान क्या है। What is MCOCA? The Maharashtra Control of Organized Crime Act 1999 MCOCA को ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म से लड़ने के लिए बनाया गया था। ये पहला महाराष्ट्र में लागू हुआ था, लेकिन बाद में दिल्ली और दूसरे रीजन को तक एक्सटेंड किया गया। इसका मेन पर्पस था कि स्ट्रॉन्ग लीगल टूल्स दिए जा सकें ताकि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके और सोसाइटी को इलीगल एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सके।
इस एक्ट के तहत ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया है एज कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़, एक सिंडिकेट गैंग के थ्रू की जाती हैं। ये एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट और कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी तक स्पीडी ट्रायल्स के लिए कोर्ट को बनाए गए हैं, और कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन का भी प्रोविजन ताकि एविडेंस कलेक्ट किया जा सके और सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया कन्फेक्शन को एडमिसेबल माना गया है, और बेल देने के लिए रूल्स भी काफ़ी टाइट हैं। एक रीसेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि मकोका तब भी इन्वोक हो सकता है जब मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन के खिलाफ 2 या ज़्यादा FIRs का कॉग्निजन लिया हो। एज अ गैंग मेंबर ज़रूरी नहीं है कि उन FIRs को कन्विक्शन में रिजल्ट हो, जो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को और भी बर्डन कर देता है। डू फॉलो फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.